बेल्ट के 3 राज्यों में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस के लिए धीरज साहू अब गले का कांटा साबित हो रहे हैं। धीरज साहू के ठिकानों से मिले 350 करोड़ से ज्यादा कैश को बीजेपी ने कांग्रेस से डायरेक्टली जोड़ दिया है। बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कैश के दम पर मोदी को हराने की प्लानिंग थी। क्या सचमुच 400 करोड़ के कैश लुक का 24 के चुनाव से कोई कनेक्शन था? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चौबीस में मोदी का टारगेट 400 सीट का है। कांग्रेस एमपी के कैश लुक का फाइनल फिगर 400 करोड़ पहुंच सकता है। तो क्या कांग्रेस सांसद के घर से मिले नोटों के पहाड़ का 24 के चुनावों से कोई कनेक्शन है? क्या ये नोट वोट के लिए जुटाए गए थे? इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस के धन कुबेर सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कितना कैश बरामद हो चुका है। 10 ठिकानों पर रेड, 355 करोड़ कैश। ये वो आंकड़ा जो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों से बरामद हुआ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। धीरज साहू के रांची वाले घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। ऑपरेशन ऑन है। धीरज साहू पर इनकम टैक्स की रेड 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के 10 ठिकानों पर एक्शन हुआ। इनकम टैक्स की रेड को 5 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। 5 दिन में कैश का आंकड़ा 355 करोड़ पर पहुंच गया है। 10 ठिकानों पर रेड, 355 करोड़ कैश। रांची में इनकम टैक्स अधिकारी साहू मेंशन का एक एक कोना खंगाल रहे हैं। धीरज साहू के घर पे आज 6वें दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है, जो गाड़ियां हैं, वो इनके घर के अंदर मौजूद है। और आज 6वें दिन भी लगातार जो इनकम टैक्स की टीम की रेड है वो जारी है। कई सारे कमरे हैं जिनकी तलाशी होनी बाकी थी, जिनका छानबीन करना बाकी था। कई लॉकर्स थे जिनकी छानबीन करनी बाकी थी। उन सभी लॉकर्स और उन सभी कमरों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है वो भी आपको मौजूद दिखाई देगी। पूरी रेड टीम की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई शख्स अंदर ना घुस पाए या घर का कोई शख्स जो है बाहर ना आ जा पाए, इस पूरी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात है। इसके साथ साथ अब तक जो आकलन हो पाया है वो 355 करोड़, जो काउंटिंग हो पाई है, 355 करोड़ रुपए जो है हार्ड कैश में धीरज साहू के ठिकानों से प्राप्त हुए हैं। रांची से क्या अपडेट आएगा, इसका सबको इंतजार है। लेकिन 5 दिन में रेड की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि देखने वाले हैरान हैं। साहू के कैश लोग का नजारा जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नोटों का पहाड़, अलमारियों में कैश का अंबार देखकर हर कोई हैरान रह गया। आम आदमी तो छोड़िए, नोटों की गिनती करने वाले बैंक कर्मचारी और खुद इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इतना कैश एक साथ नहीं देखा। नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारी हैरान है, क्योंकि टैक्स चोरी के मामले में 355 करोड़ का नंबर अब तक का सबसे बड़ा नंबर। किसी एक आदमी के पास से रेड में अब तक इससे ज्यादा रकम नहीं मिली। ये पैसे कैसे प्राप्त हुए हैं? ये पैसे क्या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्राप्त हुए हैं, शेल कंपनियों के तहत प्राप्त हुए हैं, या फिर इन पैसों का जो अर्जन एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या रहा है, एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल का जवाब जानने के लिए इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आज 6वां दिन है और अब तक जो आंकड़ा है वो 350 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टोटल काउंटिंग होगी वो लगभग 400 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब धीरज साहू को देना है। और लगातार यही सवाल विपक्ष भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, अपने आप को साइडलाइन करते हुए नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। लेकिन बीजेपी बहुत हमलावर है और बीजेपी बार बार ये सवाल कर रही है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए, इतने पैसे एक सांसद के घर पे कैसे बरामद हो सकते हैं, वो भी हार्ड कैश में। 6वां दिन है और अभी भी रेड जारी है। धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से बरामद कैश में 176 बैग्स को स्थानीय बैंकों में पहुंचाया गया। अलग अलग बैंकों के अधिकारियों को गिनती के काम में लगाया गया। 5 दिन
80 अधिकारी की 9 टीम गिनती में जुटी रही। 24 घंटे कैश की काउंटिंग का काम चला। 25 से ज्यादा नोट गिनने की मशीनों का इस्तेमाल हुआ। कई बार मशीनें गर्म होकर बंद हो गईं, तो दूसरी मशीनों को मंगवाना पड़ा। तब जाकर साहू के ठिकानों से मिले कैश की गिनती का काम पूरा हो पाया। घर और बेसमेंट से बरामद कैश के बाद अब इनकम टैक्स के अधिकारियों की टीम धीरज साहू के बैंक लॉकर्स को खंगाल रही है। ओडिशा के बालागीर में इनकम टैक्स के अधिकारी धीरज साहू पत्नी को लेकर एक्सिस बैंक पहुंचे। एक्सिस बैंक में धीरज साहू और उनके परिवार वालों के 3 लॉकर थे। सूत्रों के मुताबिक इन लॉकर्स में 50 लाख रुपए के गहने जब्त किए गए। इसके बाद आयकर विभाग की टीम उत्कल ग्रामीण बैंक पहुंची। यहां भी लॉकर्स की तलाशी हुई। रांची में इनकम टैक्स का ऑपरेशन कैश लॉक ऑन है। इनपुट ये कि साहू के रांची वाले घर से 3 बैग बरामद हुए। इन बैग्स में लाखों की रकम जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के कब्जे में है। रांची में इनकम टैक्स के अधिकारी साहू एंड फैमिली के लॉकर्स की डिटेल निकाल रहे हैं। यहां भी लॉकर्स की तलाशी ली जाएगी। साहू के हर बिजनेस की डिटेल निकाली जा रही है। जहां जहां जिस बिजनेस में साहू फैमिली इन्वॉल्व है, वहां जांच चल रही है। ये होटल आर्या है। ये होटल आर्या भी बताया जाता है कि ये भी धीरज साहू के करीबी का है। ये इनके भाई और भतीजे जो हैं वो इनको ओन करते हैं और इसी होटल के अंदर जो है वो बताया जाता है कि उनका इन्वेस्टमेंट है। और इस तरीके से कई होटल्स हैं जिनके अंदर धीरज साहू का शेयर है, धीरज साहू रहते हैं। और अब आयकर विभाग की टीम भी देखिए यहाँ पे है, जो कि लगातार जो छापेमारी है वो कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए आयकर विभाग की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है और अंदर जो छापेमारी है वो चल रही है। और ऐसे कई सारे जो एरियाज हैं, ऐसे कई सारे जो लोकेशंस हैं, वहां पे आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, छापेमारी की थी। अगले 24 सालों तक यानी वर्ष 2047 तक भारत की तरक्की का रास्ता कैसे तय होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी योजना का खाका सामने रख दिया है। साल 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने लाने के लिए भारत का विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया। इसके साथ ही विकसित भारत प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। विकसित भारत @2047 यानी कि 2047 में वॉइस ऑफ यूथ की वर्कशॉप को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी का अमृतकाल है और भारत के लिए तरक्की की राह पर फर्राटा भरने का यही समय है, सही समय है। भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। सर, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। नाम का ऐलान होते ही मोहन यादव ने सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, महाकाल का आशीर्वाद मिला है, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, बाबा महाकाल की कृपा तो हम सब पे है ही है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार भी डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास के सभी कामों को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास का काम आगे बढ़ाया था उसको और आगे ले जाएंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? निश्चित रूप से अब समय बताएंगे। जो काम हमारे पेंडिंग है उन सारे कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे और प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं।
भगवान रामलला का मंदिर दिव्य और भव्य आकार ले रहा है। राम मंदिर निर्माण के आखिरी चरण की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। करोड़ों देशवासी अद्भुत मंदिर को बनते साक्षात देख रहे हैं। प्रभु श्री राम के भक्तों का इंतजार बस समाप्त होने वाला है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर करीब करीब आकार ले चुका है। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। 140 करोड़ देशवासी जिस घड़ी के इंतजार में थे वो अब बहुत नजदीक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार मंदिर निर्माण की अपडेटेड तस्वीरें साझा कर रहा है। सुंदर कलाकृतियों की ये तस्वीरें हाल ही में ट्रस्ट ने जारी की हैं। 3 चरणों में हो रहे राम मंदिर निर्माण का पहला फेज लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 15 दिसंबर तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज में पहली और दूसरी मंजिल प्रतिमा निर्माण कार्य और करीब 360 विशाल स्तंभों पर नक्काशी होगी और दूसरे फेज का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली मंजिल पर राम दरबार होगा और हर स्तंभ पर 25 से 30 कर्व बनाए जाएंगे जिस पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जाएंगी। तीसरे चरण में परकोटे का निर्माण और सभागार करीब 71 एकड़ में होगा। साथ ही महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, निषाद, शबरी समेत 7 मंदिर बनाए जाएंगे जिसके पूरा होने की डेडलाइन दिसंबर 2025 रखी गई है। राम मंदिर का निर्माण बेहद खास तरीके से किया जा रहा है जिसके तहत रामलला को गर्भगृह में कुछ इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि सिंह द्वार से प्रवेश करते ही भक्तों को रामलला के दर्शन बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। भक्त अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश करेंगे। सामने जैसे देखेंगे सिंह द्वार से ऊपर जाएंगे। भगवान की प्रतिमा उनकी आंखों के सामने होगी। मंदिर निर्माण में इस खास बात का भी ध्यान रखा गया कि सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह की ओर आते हुए तकरीबन 320 फीट की दूरी तक रामलला को देख सकेंगे। दर्शन के बाद बाएं तरफ से परकोटे की परिक्रमा का रास्ता होगा। आयताकार परकोटे की लंबाई 732 मीटर होगी और चौड़ाई 4.25 मीटर। परिक्रमा के बाद प्रसाद लेकर दर्शन पूरा होगा। लेकिन दर्शन करने से पहले मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रामनगरी अयोध्या तक पहुंचा कैसे जाए। रामनगरी जाने के लिए श्रद्धालु सड़क, रेल और हवाई रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सड़क मार्गों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले राम भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत अयोध्या में 105 किलोमीटर के आउटर रिंग रोड का उद्घाटन भी जल्द होने वाला है। आउटर रिंग रोड शुरू करने के पीछे उद्देश्य है कि जो राम भक्त दूसरे जिलों से अयोध्या आ रहे हैं वो बाहर ही बाहर होते हुए अयोध्या निकल जाएं। अगर भक्तों की भीड़ लखनऊ होकर जाती है तो अयोध्या रोड पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा सीतापुर रोड, आगरा एक्सप्रेसवे और बेहटा सहित कई जगहों पर छुटपुट काम बाकी है जिसे पूरा किया जा रहा है। अयोध्या से दिल्ली के लिए रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने की तैयारी में है। जल्द ही पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके अलावा रामनगरी को देश के दूसरे बड़े शहरों से जोड़ने का भी रेलवे ने प्लान बनाया है। इसके तहत जल्द ही पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 3 साल में शुरू होगा। सड़क और रेल के अलावा हवाई मार्ग सेवा भी अयोध्या में जल्द शुरू होने वाली है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट को कोड AYJ जारी हो चुका है। जल्द एयरलाइन के लिए टिकट बुकिंग शुरू होने वाली है। कैसे ये एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के आध्यात्म को आपको एक साथ एहसास कराएगा, महसूस कराएगा। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या है, प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ दुनिया भर से प्रभु श्री राम के भक्त आएंगे और दर्शन करने के लिए जब वो फ्लाइट से नीचे लैंड कर रहे होंगे तो उस वक्त उन्हें ऊपर से जो छवि दिखाई देगी, उस वक्त उन्हें ऊपर से जो तस्वीर दिखाई देगी, उससे इस बात का उनको अंदाजा लग जाएगा कि वो किसी दिल्ली, अहमदाबाद या किसी हिंदुस्तान के बड़े शहर, देश के बड़े शहर में वो नहीं उतर रहे हैं बल्कि अयोध्या में वो लैंड करने जा रहे हैं। और इसीलिए ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, कलाकृति है, इमारत है, उसको उसी अंदाज में सहेजा गया है। बीते 2 दिसंबर को ही सीएम योगी के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अयोध्या पहुंचे थे और एयरपोर्ट निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी। 3 फेज में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे पहले दिल्ली व अहमदाबाद के लिए यात्री सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए लोग हवाई जहाज से अयोध्या पहुंच सकेंगे।
यहां से आप एंटर होते हैं। आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब फिनिशिंग वर्क चल रहा है और यहाँ ये वो मेन एरिया है इस इमारत के अंदर, यानी कि एयरपोर्ट की जो मुख्य बिल्डिंग है उसके अंदर का ये एरिया है। यहाँ से आप सीधे काउंटर की तरफ बढ़ेंगे और जैसा कि आप जानते हैं और आपने अगर जहाज में सफर किया है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको चेक इन काउंटर पर जाना होता है। तो वो काउंटर्स भी यहाँ पर बनकर तैयार हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काउंटर्स हैं और इन काउंटर्स पर आके आपको चेक इन करवाना है। एयरपोर्ट का विकास ATR 72 के साथ एयरबस A320 के मानक पर हो रहा है। एयरपोर्ट से एयरबस फ्लाइट्स की उड़ान और लैंडिंग होगी। अब मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, रनवे पर लेकर चलता हूं ताकि आप यहां के रनवे को भी देख सकें और आपको पता भी चले, अंदाजा भी लगे कि ये कितना बड़ा रनवे है। जैसा कि A321 ये तमाम ऐसी फ्लाइट्स हैं एयरबस जिसको बोलते हैं, वो सब यहां पर लैंड करेंगे। तो 2 एप्रोन यहां बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि अगर वो दिखा पाए तो 2 एप्रोन बनाया गया है जिनमें फ्लाइट्स पार्क की जाएंगी, जहां पर लैंडिंग के बाद उनको रखा जाता है। और आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। ये देखिए लंबा सा 2200 मीटर का ये रनवे है जहां पर अयोध्या में फ्लाइट्स लैंड होंगी और यहीं उतरने के साथ आपके सामने जो सबसे पहली तस्वीर होगी वो इस एयरपोर्ट की होगी और उसे देखकर आप महसूस कर पाएंगे, आपको आभास होगा कि आप अयोध्या में हैं। एयरपोर्ट के साथ ही यूपी की योगी सरकार ने राम भक्तों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। शिव की नगरी काशी से राम की नगरी अयोध्या तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत भी होगी। एक दिवाली 12 नवंबर को अयोध्या में मनाई गई और एक दिवाली अब 22 जनवरी को अयोध्या में मनाई जाने वाली है। तैयारियां फाइनल स्टेज में है। निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। स्वागत के ढोल बजने वाले हैं क्योंकि 500 साल का वनवास काटकर प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।